नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक व्याकरण से पाठ समास पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए समास की परिभाषा देख लें और उसके तात्पर्य को भी जान लें। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। आइए अब समास विग्रह देख लें। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राज धनपुत्र, राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद देख लें। समास में दो पद शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। तो आइए समास के भेद और उदाहरण समझते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवा बहुब्रीहि समास। इनकी परिभाषा देखते हैं अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वे हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास ही माने जाते हैं। उदाहरण देख लें, जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। तो ध्यान में अव्यय को ध्यान में रखते हुए उसका विग्रह करेंगे तो सही होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को हम ध्यान से समझेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है, मतलब अलग समास है ये कारक से। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी कारक चिन्ह हैं उनके अनुसार इसका लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है, ये मुख्य बात है। दूसरी मुख्य बात है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसके उदाहरण देख लें, जैसे देश के लिए भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र। शर से आहत, सराहत। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राजमहल। तो जब हमने इसको विग्रह किया तो सब इसमें कारक चिन्हों का लोप हो गया। तो उन कारक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इसे विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये कारक चिन्हों के अनुसार इनको अलग अलग बांटा गया। देखिए जैसे कर्ता को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की और अधिकरण में पर, इनको ध्यान में रख कर जब विभक्ति करते हैं और इन सब का लोप होता है तो उसे उसी कारक चिन्हों का तत्पुरुष के साथ उसका नाम जोड़ दिया गया है। इस तरह तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभक्त किया गया है। तीसरा है कर्मधारय समास। तो आइए इसकी परिभाषा और उदाहरण को समझते हैं। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान को। इसे समझते हुए हम कर्मधारय समास को समझ पाएंगे और उसके विग्रह भी कर पाएंगे। तो इसके उदाहरण देख लें। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण, अर्थात चरण कैसा है, कमल के समान है, तो यहाँ उपमेय उपमा है। नील गगन, नील है जो गगन, यहाँ गगन की विशेषता बतलाई गई है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यहाँ भी विशेषता है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, तो विशेषण और विशेष्य को ध्यान में रख के यहाँ बताया गया है। इसके बाद है महात्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे आत्मा की महानता की विशेषता बतलाई गई है। इस तरह कर्मधारय समास हुआ। फिर चौथा है द्विंगु समास। तो द्विंगु समास की भी परिभाषा और उदाहरण को समझना है। द्विंगु समास, द्विंगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है और होता हुआ देखा भी जाता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विंगु समास कहते हैं। इसमें संख्या जरूर होगी, ध्यान देने योग्य बात है, इसमें संख्या होती है। आप देखेंगे उदाहरण में नवग्रह, जैसे 9 ग्रहों का समूह, 9 संख्या आया। दोपहर, 2 पहरों का समूह, संख्या आया। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तो हम जितने भी उदाहरण देखे सब में संख्या आया, पूर्व पद संख्या है सब में। इसी प्रकार कहीं कहीं दोनों पद संख्यावाचक रहती हैं। तो ये बहुत आसान है इसको समझना। हम संख्या को ध्यान में रखेंगे और समझ जाएंगे कि ये द्विंगु समास है और इसे इस तरह हमें विभक्त करना होगा। पांचवा है द्वंद्व समास। तो आइए द्वंद्व समास की परिभाषा और उदाहरण को समझते हैं। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता, अर्थात दोनों पद की ही प्रधानता होती है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कहीं कहीं ऐसा नहीं भी देखा जाता है। और इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, किस बात पे हमें ध्यान देना होगा कि ये शब्द विलोम होते हैं। अपने नाम को ही प्रकट कर रहा है द्वंद्व, अर्थात द्वंद्वात्मक शब्द होते हैं। और क्या है, योजक चिन्ह भी लगते हैं। हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देखिए सब में योजक चिन्ह अधिकतर में लगा हुआ है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्य जल, अन्य और जल। तो द्वंद्व समास को पहचानने के लिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कर पाएंगे। तो छठवां और अंतिम है बहुब्रीहि समास।
इसकी भी परिभाषा और उदाहरण देख लें। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं और बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसमें दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते। तीसरा पद एक अलग अर्थ लेके आता है और उसकी ही प्रधानता होती है। इसमें ये सब जो दिए गए हैं, जिसका, जिसकी, ये लगते हैं। तो बहुब्रीहि समाज को इस तरह पहचानेंगे और विग्रह करेंगे। उदाहरण देख लें, जैसे गजानन, गज का आनंद है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यहाँ भी शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। फिर दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो इस तरह बहुब्रीहि समास भी कर पाएंगे। तो आइए द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर को समझ लें, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हम संदेह में पड़ जाते हैं कि ये द्विगु समास है या कर्मधारय समास है। तो जब हम इसकी बारीकियों को देख लेंगे तब हम दोनों के अंतर को पहचान पाएंगे और उत्तर दे पाएंगे। तो आइए इसकी बारीकियों को समझते हैं। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरात्र, नवरात्रों का समूह, ये क्या हो गया, द्विगु समास। और रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, ये हो गया कर्मधारय। तो इसमें बारीकियों को समझें और हम कर पाएं। इसी तरह से अगला है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो ये भी कभी कभी एक जैसे लगते हैं। देखिए चतुर्भुज उदाहरण दिया गया है, पर दोनों को अलग करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। तो देखें, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज हम पहले जान चुके हैं, फिर भी हम एक बार समझेंगे इसको। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास हुआ। और चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, ये बहुब्रीहि समास हुआ। यहाँ जिसकी लग गया तो हम समझ गए ये बहुब्रीहि समास है। तो इसी तरह से बारीकियों को समझते हुए हम करेंगे तो समास को पहचान पाएंगे और उनके विग्रह भी कर पाएंगे। आप इन्हें जितना अभ्यास करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा और हल करने में सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो इस तरह से हमारा समास विग्रह के साथ, उदाहरणों के साथ पूरा हुआ। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा, तब आपको अवश्य और अच्छे से समझ में आएगा। और इसे जितना हो सके पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।